दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मैंने आपको लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, हाफिज सईद के बारे में, कनाडा इंडिया के रिलेशन के बारे में कवर किया था। आशा है आप लोगों ने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मेरे उस वीडियो को देखिए और उसको लाइक करिए। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और लाइक करने से यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से वीडियो की रीच भी आगे बढ़ती है। शेयर भी करिए। तो आशा है आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद करते होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक वन मैन आर्मी हूँ और जो भी मैं कंटेंट चूज़ करता हूँ 24 घंटे के अंदर जो भी घटनाएँ हो रही होती हैं, उसमें से मेरे हिसाब से जो लगता है कि वो आपको पसंद आएगा या जिसका जो अपना मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको ज़्यादा कवरेज नहीं देगा, मैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो सब कवर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर वैसा हो गया। वो ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं, लेकिन बाकी और न्यूज़ों को वो कवर करने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं अपनी न्यूज़ को वेरियस सोर्सेज़ से कलेक्ट करता हूँ, वेरियस न्यूज़ साइट को पढ़ता हूँ। जो ट्विटर है जिसको एक्स बोलते हैं, वहाँ से भी कलेक्ट करता हूँ। कुछ लोग जो यूट्यूब में अपनी एनालिसिस करते हैं, उनको भी सुनता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं अपना विचार बनाता हूँ। मैं किसी पेपर के ओपिनियन के ऊपर नहीं जाता, किसी एडिटर के ओपिनियन के ऊपर नहीं जाता हूँ। तो आज का जो वीडियो है, उसमें मैं 4-5 मुद्दे कवर करने वाला हूँ, जिनके बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ कि पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को हिंदुत्व के ऊपर जो ज्ञान दिया है, उसको मैं कवर करने वाला हूँ। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान में पिछले हफ्ते से हमारे देश के दुश्मनों का सफाया किया जा रहा है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तीसरा है कि बिहार की जो सरकार है, जिसने कि फिर से एक बार हिंदुओं को जाति के आधार पर बाँटने का जो बीड़ा उठाया है, उसका जो उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई है, उसका रिजल्ट आज आ गया, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बिहार के राज्यपाल ने मनीष कश्यप के बारे में क्या बोला और प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आज इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं पहले मुद्दे पर। राहुल गांधी ने नाम ना लिख करके भी एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व के बारे में दुनिया भर की बातें बताई है। अब राहुल गांधी को किसने बोला कि भाई तुम हिंदुत्व के बारे में बताओ? राहुल गांधी क्या जाने कि हिंदुत्व क्या होता है? राहुल गांधी खुद एक इटालियन मम्मी और फारसी बाप के बेटे हैं। उन्हें हिंदुत्व के बारे में क्या मालूम? लेकिन नहीं, इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा पेपर है जो आजकल एंटी मोदी और एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेके बैठा हुआ है और वो इन चीजों को आगे बढ़ाता रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी जी ने क्या लिखा था। राहुल गांधी लिख रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। 2 दिन पहले का बात है ये। देखते हैं अगर ये आपको दिखाई पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि रेफरेंस देना जरूरी हो गया। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के बारे में रेफरेंस देना जरूरी है। मैं एग्जाम्पल बोलूंगा तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बोलोगे ठीक है तो बीजेपी का पता नहीं क्या बोलता है, अंधभक्त है, ये है वो है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि उसको दिखाना है क्या लिखा है इन्होंने।
ये देखिए, राहुल गांधी सत्यम शिवम सुंदरम, डोंट अलाउ, नहीं चाहिए, ये लिख रहे हैं, रिटर्न बाय राहुल गांधी है। टू कॉल हिंदुइज्म a set of culture norm is misconstrued. Bind to bind it to a geography is it to limit it Hinduism is how we understand our relationship with our fears. ये our relationship की बात करता है, जिसके मम्मी जो है वो क्रिश्चियन है और घर में अभी भी सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से जनपद में चैपल बना करके बैठी हुई है, वो हमारे को हिंदू के बारे में शिक्षा दे रहा है। ये मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को शिक्षा क्यों नहीं देता, हिंदुओं को शिक्षा क्यों देता है? खुद पता नहीं क्या है, कभी मतलब ब्राह्मण बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, पता नहीं क्या। लेकिन एनीवे, इंडियन एक्सप्रेस जैसे आप 12 पे जगह क्या लिख रहे हैं, इमेजिन लाइफ एज स्विमिंग थ्रू अ वास्ट ओशन ऑफ जॉय लव एंड फियर वी लिव टुगेदर। इस आदमी को इंग्लिश का एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस बोलो तो इतनी अच्छी दिख रहा है, इसलिए किसी ने लिख दिया। There is love, connection, and immense happiness in the ocean, but there is also fear of death, hunger, loss, or fear of and life is our collective journey through this beautiful ocean. We are तो कांग्रेसियों को भूत सवार हो रखा है कि इसको किसी भी तरीके से भारत का प्रधानमंत्री बना देना है। ये आप सोच सकते हैं, जो आदमी हिंदी में ढंग से बोल नहीं सकता, अंग्रेजी को वो अपने जो कहीं पर कुछ लिखना होता है तो उसको देख करके कॉपी करके लिखता है, वो आदमी अच्छी अंग्रेजी लिखेगा? A person who has the courage to overcome her own fear so that she may observe the ocean truthful is a Hindu. क्या बोल रहा है? A person who has the courage to overcome her own fear so that she may observe the ocean truthfully is a Hindu. To call Hinduism a set of culture norm is to misunderstand it. To bind a particular nation or geography to limit it, Hinduism is how we mitigate and understand a relationship. It is a path toward the realization of truth and through it belong. It opens to anyone who chooses to walk it. ये आदमी बोलता था, जो मंदिर में जाते हैं हिंदू लोग, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, वही तरीके से बोल रहा है। A Hindu looks at herself and everyone in his own this ocean of life with love, compassion, and respect, because she understands we are all swimming and drowning in exactly the same water. She reaches out and protect all the being around her who are struggling to swim. She is alert to even the most quiet and anxiety, the most silent scream. This action and duty to defend others, especially in the weak, is what Hindu call dharma, listening for and acting on behalf of the world. As Hindu has the courage to look deeply into her own fear and embrace it, she learns to turn her fear from enemy into the intimate friend and guide and accomplish her. She is not a victim and never her allows her to fear capture। मतलब इसको हिंदू से बारे में मालूम है कुछ क्या? मतलब ये गांधी जी का, जो गांधी जी ने हमारे को अहिंसा का पढ़ाया था, वो हिंदुओं को पढ़ा रहा है। ये भूल गया है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उन लोगों के पास अस्त्र हुआ करते थे। श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र था, रामचंद्र जी के पास में धनुष बाण था। जो हमारी देवी हैं, दुर्गा माता हैं, उनके तो पता नहीं कितने हथियार मुंह लेके रखे हैं। हमारे यहाँ पर जो कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध लड़ा या लड़वाया, जिसमें भी धर्म के जो अधर्म के ऊपर जीत हुई, जैसे रामचंद्र जी ने रावण को मारा, वो सब चीजें जो हैं, मतलब हिंदू धर्म में तो ये लिखा हुआ है कि ठीक है, आप जब ताकतवर हो गए तो ठीक है, मैं भी हुई ना प्रीति भी यहाँ पे चलता है। लेकिन आज की दुर्दशा ये हो गई है हिंदुस्तान समाज की कि इंडियन एक्सप्रेस जैसा विवेक गोयनका का अखबार, रामनाथ गोयनका का अखबार, एक ऐसे आदमी को जिसको हिंदू के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको अपने पेपर में लिखने के लिए बोलता है। मतलब ये सारे के सारे लोग, ये जितने भी वेस्टर्न पावर हैं और जितने भी यहाँ पर ये कांग्रेसी लोग हैं, वो हिंदू समाज का सत्यानाश करने को जुटे हुए हैं और ये हमें हिंदू के बारे में लेक्चर देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये कितना हिंदू के बारे में जानता है और हिंदुओं से कितनी
घृणा करता है। जब उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलता है तो ये चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। जब हिंदुओं के ऊपर हर जगह मतलब वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी मंदिरों के ऊपर अटैक होता है, या पंजाब पाकिस्तान में जब हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक होता है, हिंदुओं को वहां से निकाला जाता है, तो ये चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन लेक्चर देने के लिए और आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है। इसकी चमचागिरी तो काफी लोग करेंगे। अब देखेंगे अगले इलेक्शन के टाइम तक ये क्या करता है। कभी कुली बन जाता है और वो कुली बन करके ऐसा एक अटैची उठाता है जिसके नीचे पहिए 4 लगे होते हैं, और कहीं जाकर के वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहा होता है, कहीं कुछ कर रहा होता है। कल तो मैंने कहीं देखा कि वो शायद कोई घर बन रहा था, उसको वहां पर जाकर के वो कुछ मशीन का भी काम कर रहा था। तो ये समाचार है आपको राहुल गांधी के ऊपर। दूसरा समाचार मैं आपको देता हूं, वो है हमारे पड़ोसी देश का, पाकिस्तान का। मतलब आज की डेट में पता नहीं क्या हो गया है कि पाकिस्तान का कोई भी जो कार्ड है, ट्रम्प कार्ड या जिसे कुछ भी बोले, वो चल नहीं रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा जो है वो सकते में आ गई है। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते हिंदुस्तान के दुश्मनों का काल आया हुआ है। ये जो अननोन है ना, अननोन पर्सन, अननोन पीपल, ये लोग हमारे भारत का कितना फायदा कर रहे हैं वो तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के हुक्मरान अपने उन असर को नहीं बचा रहे जिन्होंने कि किसी जमाने में, मतलब आप लोग 2008 का जो 26/11 था उसको शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन जो बंबई में रहने वाले हैं वो तो कभी भूलेंगे नहीं। जब हाफिज सईद के कहने पर 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था और करीब 170 लोगों की, इनोसेंट लोगों की जान चली गई थी। उसमें हाफिज सईद का एक गुर्गा भी था जो उसका बहनोई हुआ करता था, जिसे कल का नाम है मक्की, अब्दुल रहमान मक्की। उसको कल शायद कल या आज की डेट में, आज ही है ना, हाँ 1 तारीख को उसको किडनैप कर लिया गया है। और हो सकता है जैसा कि पहले वाले केसेस में हुआ है कि इसको भी 72 उरों के पास पहुंचा दिया गया है। इससे पहले 28 तारीख को हिजबुल मुजाहिदीन के जियाउर रहमान को कराची में टारगेट किलिंग में मारा गया। ये 28 तारीख की बात है। 29 तारीख को हाफिज सईद के लड़के कमालुद्दीन सईद को पेशावर में पहले किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, बाद में उसको मार दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की अगर आईएसआई या फौज या गवर्नमेंट इस बात को एडमिट कर लेती है तो उनकी नाकामयाबी सामने आ जाएगी, इसलिए उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सही है कि कमालुद्दीन को मारा गया। इससे पहले जुलाई 2021 में हाफिज सईद के घर पे अटैक हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन ये इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ था। हाफिज सईद को पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रही है। इंस्पाइट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके रखा है, फिर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको सुरक्षा देती रहती है। 30 तारीख को कराची में ही एक मस्जिद के मौलाना कैसर फारूक को अननोन लोगों ने गोली से उड़ा दिया। वो मस्जिद का दौरा करके बाहर निकल रहा था, 4, 5, 6 लोगों के साथ में था, लेकिन टारगेट क्लिनिंग थी, किसी और को नहीं मारा, सिर्फ उसको ही मारा और वो जगह पर ही ढेर हो गया था। तो 28 तारीख को जियाउर रहमान को मारा गया, 29 तारीख को कमालुद्दीन को उड़ाया गया, 30 तारीख को कैसर फारूक को उड़ाया गया, 1 तारीख को अब्दुल रहमान मक्की को किया गया। अब देखेंगे क्या होता है। हमारे जो और वांटेड टेररिस्ट है जो पाकिस्तान में, कराची में और लाहौर में, जहां जहां भी बैठे हैं,
उनको किस तरीके से डील किया जाता है वो तो एजेंसी ही जाने। लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि मार्च से लेकर के सितंबर तक करीब 17 लोगों को उड़ाया गया है, जिसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो खालिस्तानी सपोर्टर थे और लाहौर में और पाकिस्तान में दूसरी जगहों पर रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ काम करते थे। उनका भी हिसाब किताब हो ही गया है। 2 लोगों को तो कनाडा में भी मारा गया है। एक तो वो जिसके निज्जर के बारे में, जिसके बारे में कि ट्रूडो साहब ने बड़ा एक बवाल मचाया था। उसके बाद में फिर सुक्खा को मारा गया, जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने क्लेम किया कि हमने मारा है। तो ये एक खबर थी। इसके बाद में अब मैं आता हूँ बिहार गवर्नमेंट के बारे में। बिहार गवर्नमेंट ने जातिगत जनगणना जो है वो करवाई थी, जिसको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके गए थे, लेकिन बाद में बोला बेटी करवा लो। तो बिहार गवर्नमेंट ने अपना जो मकसद था उसको पूरा कर लिया है। देश को जाति के आधार पर बांटने का जो बीड़ा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने उठाया है, उसका रिजल्ट आज आ गया है। आज वहां के चीफ सेक्रेटरी ने, यानी बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने जातिगत जनगणना का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। उसमें बिहार की कुल जनसंख्या करीब 13 करोड़ बताई गई है। उसमें से बैकवर्ड क्लासेज जो है वो 27% है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज जो है 36% है। तो 27 और 36 कितने हो गए? 63% हो गए। बस इसके बाद शेड्यूल कास्ट जो है 19% है। शेड्यूल ट्राइब 1.68% है। जनरल जो है 15.52% है। ध्यान रखिएगा, जनरल सिर्फ 15.52% है। अब जनरल में भी देखिए, भूमिहार जो है 2.86% है, ब्राह्मण 3.66% है, कुर्मी 2.87% है, मुसहर 3% है और यादव 14% है। ये इन्होंने दिया है। अब बिहार गवर्नमेंट ने इसको क्यों करवाया था, इसका मकसद क्या था? बिहार तो वैसे ही जब से 89 के आसपास में लालू प्रसाद की गवर्नमेंट आई है तब से जाति के आधार पर सोशल टर्मोइल में है। वहां पर संघर्ष बहुत हुए, जाति के बेसिस पर बहुत संघर्ष हुए। जो गवर्नमेंट है जिसको पब्लिक ने वोट दिया है, डेमोक्रेसी में तो भाई उसके ही चलती है, जिस तरीके से हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्रा हो। हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे कल आप देखेंगे कि कल वो एक मुसलमानों का कोई त्योहार था जिसमें कि कर्नाटका में एक तलवार, जिसको टीपू सुल्तान की तलवार के तरीके से डिपिक्ट कर रहे थे, वहां पर एक गाड़ी पर उसको रख करके पूरा घुमा रहे थे और लोकल तलवार बांध रहे थे। तो पता नहीं, इस हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदुस्तान को गर्व में लेके जाना चाहती हैं, और हमारी पब्लिक भी ऐसी है जो उनके साथ देती रहती है। पता नहीं क्यों साथ देती है, 500 रुपए 1000 रुपए के चक्कर में साथ देती है, पता नहीं कैसे साथ देती है, बट साथ देती है। अब मैं आखिरी में आता हूं एक ऐसी न्यूज पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर डायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिक्टमेंट है। वो ये है कि बिहार के राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, बिहार के राज्यपाल ने, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बिहार के राज्यपाल ने मनीष कश्यप के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है या जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस न्यूज को मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये न्यूज ऐसी है जो बिना रेफरेंस के अगर जाएगी तो आप लोग बोलेंगे कि बीबी सिंह कहानी बना रहा है। वह था कि एक कोई किसी एमिनेंट ज्यूरिस्ट का लेक्चर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार साहब थे और
मैं इसी को पढ़ता हूँ, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, ये देखिए, ये हिंदू की खबर है, हिंदू की खबर है। अब हिंदू जैसा अखबार अगर ये लिखता है तो आप लोगों को तो विश्वास हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भयंकर लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अखबार है, और चाइना की और रसिया की हमेशा कम्युनिस्ट का अखबार है, और उनकी हमेशा लाल करता रहता है। तो ये हमेशा गवर्नमेंट के तो खिलाफ रहेगा ही रहेगा। तो इसी को पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, मतलब इसको मुझे साइन करना पड़ेगा, मैं पकड़ता ही नहीं। ये देखिए, चलो आया। ये क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट पनिश मनीष कश्यप बट स्पेयर एडिटर गिल। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बिहार के गवर्नर, इनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर, ये कर्नाटक, ये गोवा से हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार एट एडवोकेट बीबी देश पांडे मेमोरियल ओरेशन, ये हुआ है। ये बीबी देश पांडे मेमोरियल जो है कलबुर्गी में हुआ था। अब देखिए क्या बोल रही है। ये अरविंद कुमार जी हैं, ये शायद बीबी देश पांडे मेमोरियल, ठीक है, अरविंद कुमार बाकी लोग खड़े हैं, ये अपने गवर्नर साहब है। बिहार के गवर्नर ने ये बोला कि भाई ठीक है, तुम डिफरेंट स्टैंडर्ड क्यों रखते हो? मनीष कश्यप के बारे में दूसरा दूसरा एक स्टैंडर्ड है, और एडिटर गिल के बारे में दूसरा स्टैंडर्ड है। अब क्या हुआ है, मनीष कश्यप ने, वो वो एक पत्रकार हैं, लेकिन वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, और उन्होंने जो भी बिहार में गड़बड़ होती है, जैसे कहीं पुल गिर गया या कुछ हुआ, तो उसको वो हाईलाइट करते थे अपने यूट्यूब चैनल में। तो बिहार की गवर्नमेंट उससे नाराज थी। उसी बीच में क्या हुआ कि तमिलनाडु में बिहार के जो माइग्रेंट लेबर है उनके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ, उसकी खबर उन्होंने छाप दी, और वो खबर उन्होंने किसी बेसिस पर छापी थी, दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण में वो खबर छपी थी, उसको लेकर के उन्होंने छापा। लेकिन उनके यूट्यूब में जब ये खबर आई और जब वो वीडियो बना, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ केस कर दिया। उसके बाद में इन्होंने भी अपना, बिहार गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस कर दिया और उनको यूएपीए में अंदर डाल दिया। बेचारा अभी तक अंदर है। कपिल सिब्बल उनके खिलाफ खड़े होते हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है। जबकि दूसरे मामलों में, चाहे वो तीता सतलवाड़ हो, चाहे वो पवन खेरा हो, उनको आराम से बेल मिल जाती है। यहाँ तक कि मणिपुर की खबर को एडिटर गिल, जो 4-5 एडिटर वहां पर गए थे, उन्होंने तोड़ मरोड़ के कुछ अलग तरीके से छाप दिया था। और जब मणिपुर की गवर्नमेंट के ऊपर केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी राहत दे दी। ये क्या बोल रहे हैं, अभी इसको मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। We are all pained when we come to know that one person who come before the Supreme Court was denied relief, and some other person come to the same ground, on the same ground is given the relief. This has happened in Manish Kashyap case. Manish Kashyap was told that he had circulated fake news and he was punished for that. But when the editor guild members went to Manipur and came up with different notions with the very same fake news, the Supreme Court gave them the relief. I think the Supreme Court should have taken into consideration human values, fundamental values, and non-fundamental duties and right. It happened many times. We cannot interpret properly. Our interpretation differ every time. Why this different interpretation of the same letter? Because we have not understood the spirit behind the letter. We have not understood the values behind the letter. Mr. Arleker said in his presidential remark at Advocate B.B. Deshpande Memorial Oration organized at SM Pundit Ram Mandir Rangamandir in Kalburgi on Saturday. He made the remark when he was stressing the need to properly understand the meaning and not just reading the letter of any text. Supreme Court Justice Kumar, who delivered the Wills Memorial, was present. The event at Advocate B.B. Deshpande Memorial Oration was organized in association with Vigneshwara Pratishthan Trust Martur.
Dwelling deep into the universal human values, Mr. Alker said that human rights and duties were state-specific, which could be different from one country to another, whereas the human values are universal, which could be the same, and the fundamental rights and duties are codified, but the fundamental duties are not codified. Values are not human value rights and duties can be codified as they are state-specific. They could be different from one country to another, but human values cannot be state-specific. They cannot be constitutional specific. They are the same everywhere. In our country, human values are codified not in books but in our mind and culture. They are progressing for thousands of years. ये है तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने आर्लेकर साहब ने ये बोला है, पता नहीं अरविंद कुमार साहब जाकर के चीफ जस्टिस को ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे, लेकिन ये पक्की बात है कि अब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जो बायस्ड है, बायस जो करते हैं, कभी किसी को फायदा दे देते हैं, किसी को बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारे को फायदा नहीं देंगे, तो ये सब चीजें जैसे वो कौन है वो जुबेर, मोहम्मद जुबेर, जब वो सुप्रीम कोर्ट पे आता है तो उसको आराम से जमानत मिल जाती है, जबकि नुपुर शर्मा को बोलते हैं नहीं 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 तुमने तो पूरा एक स्पीड फैलाया है। ऐसे ही बड़े मुश्किल से कहीं पर भी कुछ भी होता है। इन्होंने एक जजमेंट दिया था कि जो हरिद्वार का कुछ एक हिंदुओं का सम्मेलन हुआ था, उसमें बोला था कि ये वो जो कुरियन जोसेफ क्या करके जज थे, उन्होंने बोला था शियोमोटो का अगेंस्ट लिया था कि भाई ठीक है इनको अंदर करो, ये करो वो करो, जबकि वो उदयनिधि स्टालिन जो है वो समूल सनातन धर्म का समूल नाश करने के लिए बोलता है, डेंगू बोलता है, मलेरिया बोलता है, मच्छर बोलता है, लेकिन उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आज के डेट में जज हैं, कल भी बोला था मैंने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आज जज हैं, कल तो वो भी रिटायर हो जाएंगे, तब तो वो आदमी एक इंसान के तरीके सोचेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। आज की डेट में पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी हवा घुसी हुई है। दूसरा एक न्यूज है कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है वकीलों को, तो थोड़ा सा उसको देखिए। अगर न्यूज में नहीं है तो न्यूज में क्या है फिर देखना है। हाँ ये है, ओके। International Law Conference 2023 PM Modi congratulated Supreme Court of Bharat for translating judgment in regional languages for public. At the inauguration of International Conference in 2023, PM Modi congratulated Supreme Court of Bharat for helping the public for translating this. ठीक है, ये देखिए CJI साहब बैठे हैं और ये बैठे हैं। The international conference is being conducted by the law Mr. Arjun Ram Meghwal, Chief Justice of India, Divay Chaturvedi, Tushar Mehta, among others.
ठीक है। तो इसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो कानून है वो कानून को सरल भाषा में पब्लिक तक पहुंचाओ, जिससे कि जो पब्लिक है उसका जुडिशरी के ऊपर विश्वास बढ़े। अब पता नहीं प्राइम मिनिस्टर की बातों का कितना चीफ जस्टिस के ऊपर पड़ा हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस तो प्राइम मिनिस्टर से अपने आप को ऊपर समझते हैं। और वैसे इससे काफी वीडियो में है, मैं वीडियो को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ये जो यूट्यूब है ना बहुत गड़बड़ कर देता है। यूट्यूब तो नहीं बर्दाश्त करता कि हम किसी वीडियो को दिखाएं, तो मैं उसको दिखाऊंगा नहीं। मैंने आपको ये बता दिया है। तो ये थी खबरें। कुछ डिटेल में तो देना बेकार है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी 30 मिनट हो गए हैं। तो आशा है आपको मेरे जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, इस कंटेंट अच्छे लगे हुए। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे हो तो आप इसको लाइक करें, मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले उसमें किसी और मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।